नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज हम निमराज सुंडरा द्वारा लिखी गई जो बुक है उसके अगले पार्ट में आज हम प्रमुख विटामिन्स एवं उनकी कमी के लक्षण को जानेंगे। साथ ही कृषि में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, क्या नई टेक्नोलॉजी हुई है, उसके बारे में जानेंगे। विटामिन एवं उनकी कमी के लक्षण और साथ में उनके स्रोत के बारे में भी जानेंगे। इधर विटामिन है, कमी के लक्षण, स्रोत। विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल कहते हैं, रतौंधी रोग या जेरोफेथिलीमिया कहते हैं रतौंधी को। इसके स्रोत क्या हैं? मछली, दूध, गाजर, पपीता, मैंगो यानी आम और धनिया, ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन B1, जिसको थायमिन कहते हैं, इससे बेरी रोग हो जाता है, साथ में पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। इसके स्रोत हैं राइस, पॉलिशिंग, पत्तीदार सब्जियां आप लीजिए, मछली, अंडे एवं मीट के द्वारा विटामिन B1 अच्छे से मिल जाता है। और विटामिन B1 काजू में मिलता है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, इससे फोटोफोबिया, त्वचा का फटना हो जाता है। ये किससे प्राप्त होता है? मिल्क पाउडर और मछली व दालों से। विटामिन B3, जिसको नाइसिन या निकोटीन अम्ल कहते हैं, इससे पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र संबंधी जो रोग हैं, पेलिग्रा व जीभ पर काला घेरा बन जाता है। और ये मांस, मछली, दूध, अंडा, हरी सब्जियां और दालों से प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, ये इसकी कमी से वसा, कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा के दक्ष उपयोग में सहायता करता है। और एड्रेनल RBC लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण में सहायक होता है। और ये मांस, अंडे, दूध से प्राप्त हो जाता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये स्नायु तंत्र को कमज़ोर होना, ये ईस्ट से। और व्हीट जर्म यानी जो गेहूँ है, अगर उसको अंकुरित कर दिया जाए और उनको खाया जाए, उनसे प्राप्त होता है। और दालों से। विटामिन B12 कोबिलोमाइन, इसकी कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है। और ये कोबाल्ट विटामिन B12 के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। कोबाल्ट जो पाया जाता है वो आपको लेना चाहिए। विटामिन C विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। स्कर्वी रोग हो जाता है। आंवला में, अमरूद में, आम और नींबू वर्गीय फल में पाया जाता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इससे रिकेटिस रोग हो जाता है, इससे हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और पिंजन चेस्ट, ये बच्चों में होता है। ऑस्टियोमेलेसिया, ये वयस्कों में हो जाता है। और ये कैल्शियम तथा सूर्य की धूप मिलने से विटामिन D प्राप्त हो जाता है। विटामिन E टोकोफेरॉल, इसे बांझपन कहते हैं, या स्टेल्टी, गेहूं के दानों के बाहरी छिलकों में विटामिन E पाया जाता है। विटामिन H बायोटीन, त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन K फाइलोक्विनोल, रक्त की थक्का देरी से बनता है। अगर आप एक बार कट जाते हो और विटामिन K की कमी है आपके अंदर, तो आपका ब्लड बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। और विटामिन K की पूर्ति है तब अगर आप कट जाओगे तो कटने के तुरंत कुछ देर बाद एक गाढ़ा ब्लड आएगा, जिससे रक्त का निकलना कम हो जाएगा। फूलगोभी और सोयाबीन में विटामिन K पाया जाता है। अब बात करूं फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल कहते हैं इसको, इसकी कमी से रक्त की कमी होना। और ये इसकी प्राप्ति होती पालक, करौंदा, हरी पत्तीदार सब्जियों से। आइए बात करते हैं कृषि में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। पहला है सुपर गेहूं अनुसंधान निदेशालय, बीट डायरेक्टरेट रिसर्च, करनाल, हरियाणा द्वारा गेहूं की किस्म 15 से 20% उपज बढ़ोतरी लाई गई, जिसे सुपर गेहूं नाम दिया गया। कहने का मतलब है सुपर गेहूं उसको कहा जाता है जो स्थानीय किस्म से 15 से 20% उपज में वृद्धि कर दे,
उसको सुपर गेहूँ कहा जाता है। अगला बात करें ट्रांसजेनिक पादप। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या है? पौधों की आनुवंशिक संरचना अर्थात जीन में बदलाव लाने को आनुवंशिक रूपांतरण कहते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण क्या है? पौधे के जो जीन है उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, कोई जीन ट्रांसफ़र करके या रोग प्रतिरोधकता उसमें पैदा कर दी जाए, वह ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है। इसमें एक या एक से अधिक जीन जो है जो मनुष्य के लिए लाभदायक हों, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृत्रिम रूप से पौधों में डाली जाती हैं, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी बैगन हो गया, बीटू तंबाकू हो गया, बीटी मक्का, ये रूपांतरित सोयाबीन हो गई, रिचका, चुकंदर, रूपांतरित सरसों है, सुनहरा धान हो गया जो जीएस खुश ने तैयार किया। ये सभी ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं। विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू थी जो 1987 में तैयार की गई। दूसरी फसल टमाटर की फ्लेवर सेवर किस्म है जो 1994 में तैयार की गई। वर्ष 2023 में विश्व ट्रांसजेनिक फसल उगाने में सबसे ज़्यादा जो स्थान है वो यूएसए का है, उसके बाद ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना और फिर कनाडा, फिर भारत का 5वां स्थान है। ट्रांसजेनिक प्लांट में भारत का 5वां स्थान है। ट्रांसजेनिक पादप में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, जबकि चीन का 6ठा स्थान है। चीन 6ठे नंबर पे है। विश्व में वर्ष 1920 में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में सोयाबीन 1920 में सोयाबीन का प्रथम स्थान रहा है। सोयाबीन का प्रथम स्थान रहा है। उसके बाद मक्का का स्थान रहा है, फिर कपास का और फिर कैनोला जो सरसों से संबंधित है उसका स्थान रहा है। विश्व में ट्रांसजेनिक फसलों का उत्पादन सबसे अधिक शाकनाशी रोधी किया जाता है। 1996 में ट्रांसजेनिक फसलों का कुल क्षेत्रफल जो था 1.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो 2019 में बढ़कर 270 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। भारत में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में बीटी कपास उगाई जाती है। इसका क्षेत्रफल गुजरात में सर्वाधिक है। बीटी कपास यानी बीटी कॉटन अमेरिकी कपास गॉसिपियम हिरसुटम के पौधे में बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस नामक मृदा बैक्टीरिया के कीट रोधी जीन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा इसमें तैयार पौधों को बीटी कपास कहते हैं। जो कपास में गुलाबी कीट लग जाता था और पूरे जो बॉल होता है उसको नष्ट करता था, उसको रोकने के लिए बीटी कपास का निर्माण किया गया। बीटी कपास में बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस नामक बैक्टीरिया के क्रिस्टल प्रोटीन क्राइजीन में पाए जाते हैं। ये जीन कपास के कीटों में डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करता है, जो कपास को उसके प्रमुख लटो यानी कॉटन बॉल वर्म के प्रकोप से बचाता है। विश्व में सर्वप्रथम बीटी कॉटन यानी बीटी कपास व्यापारिक रूप से 1996 में आई, जिससे बीटी कपास प्रथम पीढ़ी कहा गया, जिसके लिए जो जीन था वो जिम्मेदार था किराई 1AC जीन, जबकि बीटी कपास द्वितीय पीढ़ी 2006 में वैश्विक स्तर पर व्यापारिक खेती की गई। इसके लिए जो दोहरा जीन था किराई 1AC एवं किराई 2AB से शुरू हुई। भारत में सर्वप्रथम बीटी कपास को व्यापारिक खेती के रूप में उगाने की अनुमति आनुवंशिक अभियांत्रिकी सहमति समिति जो पर्यावरण एवं वनिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है द्वारा मार्च 2002 में दी गई। सन 2002-03 में भारत में बीटी कपास 50,000 हेक्टेयर में बोई गई। सन 2015-16 में भारत में बीटी कपास 12.6 मिलियन हेक्टेयर 96% टोटल कॉटन, कुल कपास का 66% भारत में बोया गया। वर्तमान समय में भारत में बीटी कपास की दोहरी जीन वाली द्वितीय पीढ़ी की किस्में ही उगाई जाती हैं। गोल्डन राइस, इसके जनक इंगोपोट्रिकस एवं पीटर बेयर नामक वैज्ञानिक थे। गोल्डन राइस आनुवंशिक रूपांतरण
GM जेनेटिकली मॉडिफाइड धान है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मक्का एवं मृदा बैक्टीरिया से 2 बीटा कैरोटीन के जैव संश्लेषण को बढ़ाने वाली जीन डाली गई। इसे गोल्डन राइस की किस्मों में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। सुपर राइस सामान्य धान से 25% अधिक उपज देने वाली किस्मों का आविष्कार सुपर राइस के नाम से जाना जाता है। वह किस्म जो सामान्य किस्मों से 25% अधिक उपज देती है उसको ही सुपर राइस का नाम दे दिया जाता है। और ये डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश ने IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में विकसित किया। इसे हाइब्रिड राइस विश्व में सबसे पहले हाइब्रिड धान चीन में 1974 में प्रोफेसर लोंग पिंग योन द्वारा विकसित किया गया। इसलिए लोंग पिंग योन को हाइब्रिड धान का पिता कहा जाता है। चीन के बाद हाइब्रिड धान विकसित करने में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में संकर धान के जो पितामह हैं E.A. सिद्दीकी कहलाते हैं। भारत में विकसित हाइब्रिड धान की जो पहली किस्म थी, प्रथम किस्म MGR फर्स्ट SCORH फर्स्ट तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर द्वारा विकसित की गई। संकर धान की भारत में विकसित किस्में APHR फर्स्ट, KRH फर्स्ट, DRRH फर्स्ट, संकर धान फर्स्ट, PRS 10, RH 9000, अरीज तेज गोल्ड। हाइब्रिड सरसों, हाइब्रिड मस्टर्ड सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म NRCHB 506 है जो DRMR सेवर भरतपुर द्वारा 2009 में विकसित की गई। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर राजस्थान 20 अक्टूबर 1998 में ICAR के अधीन स्थापित हुआ, जो सन 2009 में डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ मस्टर्ड एंड रेपसीड आनुवांशिक रूपांतरित सरसों जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, ये हाइब्रिड सरसों की किस्म है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित की गई, यानी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई। यह साधारण किस्मों की तुलना में 25% अधिक उपज देती है। जैसे धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH 11, इस किस्म को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विकसित किया। आज की इस वीडियो में हमने विटामिन्स और कृषि फसलों में हुई जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमने जाना। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।